Very good morning, friends, and welcome to Defense Josh. Myself, Anand Singh, and today I am going to discuss chapter third of Geography, seventh class Geography NCERT. Okay, so I hope you all are doing well, and so let us start our discussion. And our chapter name is Our Changing Earth. As you can see, the heading itself says that what the changes going on at our earth surface, we are going to discuss about that only. Okay, so guys, let us start our discussion. So as you can see at your screen, I'm going to highlight uh, some important points over here, so you can learn with us. Okay, so let us start. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate. Okay, you will be surprised to know that these plates are very these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. Okay, this is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. Okay, so guys, जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ब्रोकन अपार्ट हैं। और ये ऐसा आपको लगेगा क्योंकि ये प्लेट्स मूव भी करती हैं बहुत स्लो पेस से, मिलीमीटर इन ईयर, बहुत स्लो पेस से मूव भी कर रही हैं। और उस मूव मूव करने के पीछे एक रीज़न भी है कि उसके इनसाइड अर्थ जो मोल्टन मैग्मा है वो मूव कर रहा है, उसके साथ साथ ही हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। राइट, सो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और बहुत ही स्लोली ये चीज़ें हो रही हैं इनसाइड द अर्थ। ओके, एंड समथिंग ऑल्सो गोइंग ऑन एट आवर अर्थ सरफेस। तो कुछ चीज़ें इनसाइड अर्थ हो रही हैं, कुछ चीज़ें आउटसाइड अर्थ पे भी हैपन हो रही हैं। राइट, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कुछ सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो चेंजेस आ रहे हैं इस मूवमेंट की वजह से। राइट, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ देम। ठीक है, जो कॉज उसके पीछे है उसके बेसिस पे अर्थ के मूवमेंट को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। दो फोर्सेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द फोर्सेस विच एक्ट in the interior of the earth are called endogenic forces, and the forces that works on the surface of the earth is called exogenic forces. So there are two forces, दो तरीके की forces हैं। एंडोजेनिक फोर्स है जो धरती के, पृथ्वी के अंदर वो एक्ट करती हैं, लाइक मोल्टेन मैग्मा मूव कर रही है हमारे अर्थ सरफेस के अंदर। ठीक है, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जिसके कारण मूवमेंट हो रहा है या जो चेंजेस आ रहा है उसके बारे में। राइट, तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। और ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जैसा दिखाया गया है कि एक बीकर में एक आपका पेपर पैलेट लिया गया है जिसको हीट किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि उसके उस पेपर पैलेट का मूवमेंट हो रहा है, मींस हीटेड जो वाटर की हीटेड लेयर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, और कोल्ड लेयर, कोल्ड वाटर जो है उसके रिस्पेक्ट में कोल्ड लेयर है जो वो जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसी तरीके से सेम अर्थ के अंदर भी ऐसा होता है कि हीट जो है अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट से जनरेट हो रही है, उसकी वजह से जो हमारा हीटेड पार्ट है, जो मोल्टेन मैग्मा है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जो कोल्ड मैग्मा है एज कंपेयर टू हीटेड मैग्मा वो इनसाइड अर्थ सिंक कर रहा है। राइट, तो इसी तरीके से जैसा इस एक्टिविटी में हो रहा है उसी तरीके से हमारे अर्थ सरफेस पे भी होता है। राइट, और लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है पहले इसको देख लेते हैं। द लिथोस्फेरिक प्लेट, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड irregularly shaped plates, slabs which carry continent and the ocean floor। ठीक है, तो अर्थ प्लेट क्या होती हैं, जो लिथोस्फेयर क्या होता है कि जो हमारे प्लेट्स हैं जो अर्थ सरफेस पे जो कंटिनेंट के फॉर्म में हैं और ओशियनिक फ्लोर के फॉर्म में हैं, ये जो है बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, स्लैब्स में डिवाइडेड हैं। राइट, सो इसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, जो अर्थ सरफेस में हमारे दिखाई देता है कंटिनेंट पे एज वेल एज ओशियन फ्लोर पे। राइट, सो अर्थ की जो मूवमेंट है वो दो दो फोर्सेस से ड्रिवेन है। राइट, एक है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चार्ट के थ्रू। राइट, अब एंडोजेनिक फोर्सेस में दो पार्ट है, एक सडन फोर्स से जो सडनली फोर्स लगता है उसकी वजह से, और एक है डैश डैस्ट्रोफिक फोर्सेस, डैस्ट्रोफिक फोर्स की वजह से मूवमेंट हो रही है। राइट, अब सडन फोर्स में क्या क्या आ जाता है अगर आप देखेंगे, अर्थक्वेक हो गया, सडनली होता है, वोल्केनोज हो गए,
और उसके बाद लैंडस्लाइड हो गया, सडन मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। अर्थक्वेक अचानक आता है, वोल्केनो भी अचानक ही ब्लास्ट होता है, और लैंडस्लाइड भी अचानक होता है, राइट। सो ये एंडोजेनिक फोर्सेस है इनसाइड अर्थ, ठीक है। इनसाइड एट अर्थ जो एक्टिविटी होती है, जो मूवमेंट होता है, उसकी वजह से ये तीनों चीज़ें होती हैं, राइट। एंड फिर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में बिल्डिंग मूवमेंट, ठीक है, बिल्डिंग माउंटेन्स। तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस से क्या होता है कि जो माउंटेन्स का बिल्डिंग होता है वो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से होता है, राइट। माउंटेन्स बिल्डिंग जो होती है, जैसे कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो वहाँ पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, और कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के जब भी आएगा वो टॉपिक, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है इरोजन एंड डिपोजिशनल। एक्सोजेनिक मतलब जो अर्थ सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो इरोजन जो होता है और डिपोजिशन होता है। इरोजन मतलब कि एक जगह से टूट करके, मान लो कोई पार्टिकल है, टूट करके वाटर, एयर, विंड और इसके इसके द्वारा ये जो एजेंट्स हैं इनको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इनको बोलते हैं इरोजन, ओके। जैसे कोई माउंटेन्स है उसका इरोजन होता है, और वो रिवर्स के साथ जो है उसके सेडिमेंट्स बह करके दूसरी जगह आते हैं प्लेन सरफेस में, और प्लेन को फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं या प्लेन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं इरोजन। और जो एजेंट वर्क करके उस वेदरिंग पार्टिकल्स को एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको बोलते हैं डिपोजिशनल, राइट। सो रिवर्स हो गई हमारी, विंड हो गए, सी वेव्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। ये जो है हमारे जो हमारा जो क्या कहते हैं सेडिमेंट्स होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे इरोजन के बाद कैरी करते हैं, राइट। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, ओके, एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लोली मूवमेंट, ओके। तो एंडोजेनिक फोर्सेस कई बार क्या होता है कि बहुत फास्ट सडन मूवमेंट करते हैं। लाइक सडन मूवमेंट में क्या क्या आता है आपका, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड होती है, राइट। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही डायस्ट्रोफिक फोर्सेस मतलब धीरे धीरे वो चीज़ का फॉर्मेशन होता है, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस होता है डायस्ट्रोफिक। जैसे कि बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, लाइक जो हमारी प्लेट्स टकराती हैं, जो मूवमेंट होता है वो आपको पहले बताया मैंने, बहुत स्लो होता है। तो जो माउंटेन्स बिल्डिंग का प्रोसेस है बहुत स्लो है। आपको भी पता होगा कि जो इंडियन हिमालयाज़ है वो भी डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से ही क्रिएट हुआ है। तो धीरे धीरे बहुत सारा ईयर के बाद ही, अभी आप लोगों को बहुत सारे ईयर लग जाते हैं कि ये बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो। और ये अभी भी जो हमारा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है हिमालय का, वो भी अभी भी चल रहा है। जैसा कि आप लोग कई कई बार सुनते होंगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, कितने साल बाद, कितने ईयर में। तो वो उसी का एक परिणाम है कि जो ये फोर्सेस धीरे धीरे एक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से हमारा जो फोल्ड माउंटेन है उसकी हाइट बढ़ रही है, क्योंकि एक प्लेट दूसरे से टकराती है, तो एक प्लेट अंदर जाती है और एक प्लेट ऊपर की तरफ रहती है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों प्लेट्स क्या है, सॉलिड है, इसकी वजह से दोनों प्लेट टकरा रही हैं। तो दोनों प्लेट टकराने की वजह से एक हाइट पे आ जा करके दोनों ऊपर फोल्ड हो रही हैं, ठीक है। जैसा कि मैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताएंगे, राइट। सो जो सडन फोर्सेस की वजह से क्या क्या, अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड है, राइट, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड। सो द वोल्केनोज इज ए वेंट, ओके। वोल्केनोज क्या होता है देखते हैं। ए वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स सडनली, राइट। सो वोल्केनो क्या होता है कि एक जो हमारा वेंट होता है, जो पाइप होती है वोल्केनोज की, इन द अर्थ क्रस्ट पे जो निकलती है, उसकी वजह से सडन मैग्मा जो है ऊपर की तरफ आता है, उसको बोलते हैं वोल्केनोज, राइट। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि हमारे इनसाइड अर्थ ये क्या है, मैग्माज हैं, रेड कलर का जो दिख रहा है आपको। एंड ये जो है एक वेंट के थ्रू ऊपर की तरफ आते हैं, और 2-3 वेंट्स से भी निकलते हुए ये जो लावा है ऊपर की तरफ सडन फ्लो करता है, इससे क्या बनता है, मैग्मा। इससे वोल्केनोज का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो रेड चैम्बर दिख रहा है इसको बोलते हैं रेड मैग्मा चैम्बर, राइट। एंड जो लावा बाहर की तरफ आ रहा है, जो मैग्मा बाहर की तरफ जब वो बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। एंड ये वेंट है जो हमारी पाइप्स बन करके निकल के आ रही है, उसको बोलते हैं वेंट, ठीक है, जिसके थ्रू मैग्मा बाहर आता है, राइट।
और ये जो ऊपर टॉप का पोजीशन है जहाँ से वोल्केनो इरप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। एक गड्ढा जैसा हो जाता है उसको बोलते हैं क्रेटर्स। एंड जब भी लावा मैग्मा बाहर आता है तो उससे गैसेस और एस भी निकलती हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड ये जो एक क्रस्ट है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ सरफेस के ऊपर है। और अर्थ सरफेस के ऊपर ये एक ट्रायंगुलर शेप का जो हमारा जो ये शेप बनता है इसको बोलते हैं वोल्केनोज, राइट। एंड अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल, मेंटल से ही जो है हमारे मैग्मा जो है ऊपर क्रस्ट की तरफ आते हैं, राइट। सो देख लीजिए आप पूरा एक कंप्लीट पिक्चोरियल यहाँ पे अर्थक्वेक का ग्राफिक बनाया गया है, जिससे कि आपको पूरे अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वेंट किसको बोलते हैं, जिस पाइप के थ्रू मैग्मा बाहर आता है। लावा किसको बोलते हैं, लावा और मैग्मा में डिफरेंस है, तो लावा जब अर्थ सरफेस के ऊपर मैग्मा आ जाता है उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। यही कंडेंस होकर के इग्नियस रॉक बनाता है, जो मैंने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट चैप्टर को जा करके आप लोग देख सकते हैं, राइट। एंड जैसे कि अभी देखो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक मोमेंट के बारे में मैंने बात किया, तो एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, जेनिक मीन्स ओरिजिन। तो फोर्स का ओरिजिन जहाँ पे है उसको बोलते हैं एंडो। अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ से फोर्स लग रहा है तो एंडोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे, और अर्थ सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है तो आउटसाइड से फोर्स लग रहा है तो उसको एक्सोजेनिक बोलेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग ने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जैसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है तो हमारा सरफेस जो होता है अर्थ सरफेस वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। तो वाइब्रेशन जो है वो पूरे अर्थ सरफेस पे ट्रेवल करता है। दिस वाइब्रेशन और कॉल्ड अर्थक्वेक। तो जो एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब भी कोलाइड करती हैं तो एक वाइब्रेशन होता है, या रगड़ करती हैं एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं तो वो वाइब्रेशन होता है, और वही वाइब्रेशन जो है हमारा अर्थक्वेक को जनरेट करता है, राइट। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड इपीसेंटर। तो जहाँ पे जिस प्लेस पे जो फोकस होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक का फोकस होता है उसको क्या बोलते हैं, इपीसेंटर, राइट। तो वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज ए वेव। तो जो वाइब्रेशन होता है एपीसेंटर से आउटसाइड की तरफ मूव करता है, राइट। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो एपीसेंटर होता है सबसे ज़्यादा डैमेज वहीं पे होता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वेव की वहाँ पे डिस्ट्रक्शन और वो वेव जो है वीक होती जाती हैं, ठीक है। अगर आपको इसके लिए कुछ समझना है अर्थक्वेक और इन सब चीज़ के लिए, तो ये एक्टिविटी है, टेक ए कंटेनर इन अ वाटर एंड क्लोज इट एंड विथ ए लिप पुट। ये एक्टिविटी आप लोग करेंगे, ठीक है। एंड सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये प्लेट्स है हमारी, ठीक है। ये फोकस है हमारा, एपीसेंटर है ये, जहाँ से अर्थ की जो ये वेव हैं, अर्थक्वेक वाली वेव हैं, ये जनरेट होती हैं, ठीक है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर। जहाँ पे एपीसेंटर होता है वहीं से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, ठीक है। सिस्मिक एनर्जी सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापा जाता है, और ये वेव निकलती है इसको बोलते हैं सिस्मिक एनर्जी, जो इसके अंदर एनर्जी होती है, राइट। सो ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। अब ये देख सकते हैं कि सिस्मिक वेव रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो सिस्मिक वेव आप देख रहे होंगे एक जगह से स्टार्ट हुआ और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेव के थ्रू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। एंड इट इज़ द एपीसेंटर टॉप मोस्ट। देखिए एपीसेंटर जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर की बात हो रही है, लेकिन फोर्स तो इनसाइड से चल रहा है। मतलब कि जो ये फोर्सेस है इंडोजेनिक फोर्सेस है, तो जो इनसाइड ऑफ द अर्थ जहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस, और जो क्रस्ट पे वो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपीसेंटर, राइट। जैसे कि अब धरती के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर अगर उसका एपीसेंटर जो है, अगर मान लो कि जो प्लेट है अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान जो है अपर पास्ट है तो उसको एपीसेंटर बोलेंगे अफगानिस्तान को। बट जो फोकस होगा अफगानिस्तान के नीचे जो प्लेट्स होगी उसके उसके जो एक्टिविटी हो रही होगी उसको फोकस बोलेंगे, राइट। सो प्लेट बाउंड्री क्या होती है, एक बाउंड्रीज है, देखो जो भी है दो भी प्लेट्स होती हैं उसकी एक बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री। सो दो प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ करती हैं या एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो अर्थक्वेक को जनरेट करती हैं, राइट। डू यू नो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। 3 तरीके का अर्थक्वेक होता है, ठीक है। फर्स्ट इज पी वेव। जो पी वेव होती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकेंड इज एस वेव, और
ट्रांसवर्स वेव, एस वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। और थर्ड टाइप की जो वेव होती है उसको क्या बोलते हैं? एल वेव और सरफेस वेव। एल वेव जो होती है उसको क्या बोलते हैं? सरफेस वेव। ट्राई टू फाइंड आउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इंसाइक्लोपीडिया या विकीपीडिया ओपन करके इन तीनों वेब के बारे में फाइंड आउट करना है कि क्या इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अदरवाइज ये समझ लो आप कि पी वेव जो होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। एस वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। और एल वेव को क्या बोलते हैं? सरफेस वेव। राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इम्पैक्ट प्रिडिक्टेड। अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं करते, और दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंडेड। ठीक है, अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम मिनिमाइज कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट को अगर हम पहले से जो है अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड है तो। राइट। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड adopted locally by the people including studying animal behavior, fish in the pond and get agitated snakes come out of the surface। so हम कुछ अर्थक्वेक को देखिए, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अर्थक्वेक आने के पहले उनको उनकी बॉडी में एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है, उनकी जो बिहेवियर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उनके मूवमेंट को, उनके बिहेवियर को स्टडी करके हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे अर्थ सरफेस पे होने वाली, तो मतलब उससे हम अर्थक्वेक को कुछ प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अर्थक्वेक की एक केस स्टडी है, इसको आप लोग एनसीईआरटी जो बुक पढ़ रहे हैं तो उसको आप लोग पढ़ेंगे। राइट। ए मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक की मेजरिंग स्केल होती है उसको क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। ठीक है, हिट भुज टाउन इन 26 जनवरी 2001 में जो भुज में आया था अर्थक्वेक, उसके बारे में यहाँ पे एक जो है आपको केस स्टडी दी गई हुई है, इसको प्लीज़ आप लोग गो थ्रू कीजिए और अच्छे से इसको समझिए। राइट। लेट अस स्टार्ट। डू यू नो अर्थक्वेक इज अ मेजर्ड विथ मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो अर्थक्वेक देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो साइज़ है लेटर्स के, इसमें जो स्लाइड के फॉर्मेट में आपके साथ में आ रहा हूँ, इसकी वजह से साइज़ काफ़ी छोटी है, इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज अगर आप एनसीईआरटी बुक को लेकर के बैठे हुए तो आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से आपको पढ़ पाएंगे आप। राइट। सो ए अर्थक्वेक इज ए मेजर बाई किस मशीन के द्वारा मेजर किया जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। किस स्केल पे मेजर किया जाता है? रिक्टर स्केल पे। ठीक है, द एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटिल। ठीक है, कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल, मतलब कि अगर 2 से कम है तो वो अर्थक्वेक हमेशा आता रहता है 2 से कम का, क्योंकि उसका कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज, तो 5 के ऊपर जो भी अर्थक्वेक होगा वो डैमेज कर सकता है। राइट। and a 6.0 or highest in magnitude is considered to be very strong and 7 is classified as the मेजर अर्थक्वेक। अगर 6 से ऊपर है तो ज़्यादा टफ है, और अगर 7th है तो मेजर अर्थक्वेक के कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। रिक्टर स्केल पर अगर उसका 0.7 है तो वो ज़्यादा ही खतरनाक डिवास्टेटिंग हो सकता है। और ये मशीन आप देख पा रहे होंगे, सिस्मोग्राफ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राइट। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अर्थक्वेक के लिए हम क्या क्या प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं? वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक। कहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए? सेफ स्पॉट क्या होता है? अंडर द किचन काउंटर, टेबल और डेस्क। ठीक है, तो जो किचन का काउंटर होता है, टेबल होता है, या कोई एक ऐसा सॉलिड सरफेस जिसके अंदर आप अगर अपने आप को सेफ कर लेंगे तो वहाँ से आप बच सकते हैं अर्थक्वेक से। राइट। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से दूर रहना चाहिए? फायर प्लेसेस, जहाँ पे आग लगने की संभावना हो, जहाँ सिलेंडर और फायर वाले प्रोडक्ट होते हैं वहाँ से दूर रहना है। एरियाज अराउंड चिमनीज, जो चिमनी है वहाँ से दूर रहना है। विंडो से नहीं पास नहीं रहना है, क्योंकि विंडो के पास रहने से क्या है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो पूरी बिल्डिंग को झकझोर देता है, तो जैसे ही इधर से उधर मूवमेंट होगा तो आपका बॉडी जो है आप बाहर आ सकते हैं, और जैसे ही बॉडी बिल्डिंग कोलैप्स होगी और वो मलबा आपके ऊपर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, एक देखो ये डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इस तरीके की नेचुरल जो कैलेमिटीज़ हैं इनसे बचने के उपाय आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप कभी अगर ऐसा दुर्घटना हो तो आप अपने आप को बचा सकें। राइट। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर
friends and family members and face any disaster कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो इसी तरीके से इससे आप कोई भी डिजास्टर को फेस कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस और थोड़ी अवेयरनेस हो कि किस तरीके से क्या क्या करने से हम बच सकते हैं, तो हो सकता है कि आप कई बार इस तरीके की स्ट्रेटजी अपना करके आप बच सकते हैं, राइट। सो मेजर लैंड फॉर्म, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मेजर लैंड फॉर्म, लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। सो जो हमारा जो लैंड फॉर्म है, लैंडस्केप है, तो वो कंटिन्यूसली हम लगातार वो है वॉर्न अवे, मतलब वॉर्न अवे मतलब कि इरोड इरोड होना, मतलब कि टूटता रहता है, और जो कुछ एक जगह से इरोजन होता है, एक जगह से फिर डिपोजिशन होता रहता है। ठीक है, बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग वेदरिंग के द्वारा होता है और इरोजन के द्वारा जो है हमारे वॉर्न अवे होते रहते हैं हमारे जो लैंड सरफेस है, राइट। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस एंड इरोजन इज द विदिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। देखो, वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। वेदरिंग मीन्स कि एक ही प्लेस पे उस जैसे कोई रॉक है उसका टूटना, ठीक है, उसका टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक ऑफ होना, उसको बोलते हैं वेदरिंग। लेकिन जब किसी एजेंट के द्वारा, लाइक विंड और वाटर और ग्लेशियर, इसके द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको डिपॉजिट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इरोजन, राइट। तो बहुत छोटा सा, तो वेदरिंग में केवल ब्रोकन अपार्ट होता है चीज़ें, और इरोजन जब होता है तो वो उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे पार्टिकल्स को कैरी अवे किया जाता है, ठीक है, ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ठीक है, इरोजन में ये कैरी अवे भी किया जाता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, कहीं भी जा करके डिपॉजिट किया हो जाता है, राइट। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो और जो ये प्रोसेस ऑफ इरोजन का है और डिपोजिशन का है, इससे जो है हमारे लैंड फॉर्म चेंज होते रहते हैं, राइट। तो कैसे चेंज होते रहते हैं? वर्क ऑन ऑफ ए रिवर, तो रिवर क्या करती है? रिवर्स जैसे देखेंगे तो रिवर्स, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो हमारा रनिंग वाटर है रिवर का, वो लैंडस्केप जो आसपास की चीज़ें होती हैं उसको इरोड करता है, ठीक है। व्हेन द रिवर ट्रम्बल्स at a steep angle over very hard rock or down to a steep valley side, इट फॉर्म ए वाटरफॉल। ठीक है, तो जब कभी रिवर्स जो होती है कोई हार्ड सरफेस से जो पास कर रही होती है और बहुत ही स्टीप एंगल से वो फ्लो फॉल कर रही होती है, तो वो क्या करती है, अपने जो है अपने साथ बहुत सारा इरोड करती है उसके आसपास की जो है लैंडस्केप को, राइट। और वो कैरी करती है, ठीक है, कैरी करती है अपने साथ डिपोजिट्स को, राइट। और डिपोजिट मतलब मलबा एक तरह से कह सकते हैं। और जो अगर कहीं हार्ड सरफेस से रिवर फ्लो करके फॉल हो रही है तो उसी को बोलते हैं वाटरफॉल, ठीक है। और स्टीप वैली शेप से अगर निकल रही है और उसको बहुत ऊंचाई से गिर रही है तो उसको बोलते हैं वाटरफॉल। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हार्ड रॉक्स हैं, ठीक है, इससे रिवर पास कर रही है। एंड सॉफ्टन रॉक अंडर कट, तो जो उसके नीचे सॉफ्ट रॉक है उसको अंडर कट करते हुए, कट मतलब उसको इरोड करते हुए वो फॉल करती है और वो एक वाटरफॉल बनाती है, राइट। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग ए लार्ज बैंड नोन एज मेंडर्स। जब रिवर्स जो है, देखो, जब स्टीप स्लिप से करती है तो इरोड होती है, और उसके बाद जब वो प्लेन में आ जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो काफ़ी टर्न लेना स्टार्ट कर देती है। और जब वो टर्न लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? मिएंडर्स बोलते हैं, राइट। जब वो टर्न लेती है तो वो अपने जो डिपॉजिट्स लेकर के चल रही है, मलबा अपने साथ लेके चल रही है, उसको क्या करती है? डिपॉजिट करती है। तो जहाँ पे डिपॉजिट करती है उस एरिया को क्या बोलते हैं? मिएंडर्स। जैसे कि आप अपने इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में, तो ये रीज़न है जो यहाँ पे क्या कर रही है, रिवर डिपॉजिट कर रही है अपने इरोडेड पार्टिकल्स को, स्लजेस को, ठीक है। तो ये रीजन को क्या बोलते हैं? मिएंडर। और ये लीव्स, इस रीजन को क्या बोलते हैं? लीवे। मतलब कि ये जो है पुराना यहाँ पे डिपोजिशनल प्लेन बन चुका है। अब इसी तरीके से रिवर्स अपना नया नया कोर्स बनाती है। अगर ऑक्सबो लेक पूछा जाए तो क्या होगा कि ऑक्सबो लेक वो होती है कि रिवर कंटिन्यूस फ्लो में नहीं रह जाती है, एक लेक का फॉर्म ले लेती है और उसके अराउंड जो है
ऑक्सबो, बो के साइड में वो, बो के साइज में वो लेक बन जाता है, ठीक है। और उसके अराउंड जो है लैंड सरफेस का इरोजन होकर के, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जब रिवर्स मूव करती है प्लेन एरियाज में तो बहुत सारी जगह पे रिवर जो है अपने फ्लो से कट करके अलग से एक जगह पे थोड़ा सा पानी डिपॉजिट करती है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, राइट। So due to the continuous erosion and deposition along the side of the meander, the end of the meander top come to the closer and closer, ठीक है। तो बहुत सारा जैसे जैसे कि कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन होता रहता है लॉन्ग द साइड ऑफ द मेंडर, तो मेंडर के साइड में डिपोजिशन होता रहता है, और वो डिपोजिशन होते होते क्या होता है कि एक बार में वो क्या बन जाता है, come to closer and closer. In due course of the time the meander loop cuts off from the river, तो जो meander का loop है वो river से cut off हो जाता है और वो क्या बना लेता है, oxbow lake, and cut off from the course of the time cut off from loop cut off from the river and form a cut off lakes, and cut off lakes को क्या बोलते हैं, also called as ऑक्सबो लेक। तो ये मेंढर बनाते बनाते एक कट ऑफ हो जाती है रिवर अपने आप से, और वहाँ पे क्या बना लेती है, ऑक्सबो लेक, ठीक है। एट ए टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, ठीक है, जब अपने बैंक से ओवरफ्लो कर जाती है, ठीक है। दिस लीड टू ए फ्लडिंग ऑफ द निवरिंग एरियाज, जब अपने रिवर जो फ्लो एरियाज है उसका, उससे अगर ज़्यादा वाटर आ गया उस रिवर में तो अपने आसपास के एरिया में जो है वो वहाँ पे फ्लड की कंडीशन को भी क्रिएट करता है रिवर, ठीक है। तो इट इज़ फ्लड, इसको क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं, जहाँ पे बाढ़ आना एक तरह से, जिसको इसको बोलते हैं बाढ़ आना, ठीक है। इट डिपॉजिट्स लेयरिंग ऑन द फाइल लेयरिंग ऑफ लेयर्स ऑफ फाइन सॉयल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द बैंक्स, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक जब फ्लड आता है तो डिपॉजिट्स करती है अपने जो फाइन पार्टिकल्स जो सॉयल्स को, और जो मटेरियल्स जो वो कैरी करके आ रही है टॉप जो अपर बैंक से, उसको डिपॉजिट करती है, और उस फर्स्ट जो लेयर बनता है जो डिपोजिशन का, उसको क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन, ठीक है, फर्टाइल। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, एक फ्लैट फ्लैट जो है फ्लैट एरियाज में फर्टाइल प्लेट, क्योंकि जो सॉयल होती है वो बिल्कुल फर्टाइल होती है, वो जब डिपॉजिट हो जाती है तो वो एक फर्टाइल फ्लड प्लेन क्रिएट करती है, ठीक है। द रेज बैंक ऑफ आर कॉल्ड लीवे, तो जो अगर आप देखते होंगे रिवर को तो एक वैली के अंदर बहती है वो, उसके ऊपर दोनों साइड देखेंगे कि एक ऊंचा उठा हुआ जैसा एक जैसा उसके जैसा प्लेटू जैसा एक बन जाता है स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, लीवे, लीवे बोलते हैं, ठीक है। द एज द रिवर बैंक एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द, जैसे जैसे सी की तरफ जाती है और डिक्रीज होता है, और वहाँ पे आगे चल के वो क्या बनाती है, रिवर्स वहाँ पे बनाती है उसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। जब वहाँ पे डेल्टा बनाती है और वो काफ़ी स्ट्रीम में डिवाइडेड हो जाती है, और उसके बारे में मैं अभी अगले नेक्स्ट स्लाइड जब आएगा तो उसके नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में कंप्लीट उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है, कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लड प्लेन का। तो ये जो कंप्लीट फ्लड प्लेन है जहाँ पे लीवे भी उसके अंदर आता है, जो रिवर जिसमें बहती है उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, और ये मेंडर है मैंने बताया आपको जहाँ पे डिपोजिशन होता है, और डिपोजिशन होते होते रिवर अपने फ्लो से ही कट आउट हो जाती है उसको, और वहाँ पे एक छोटा सा लेक जैसा बनाती है स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। तो ये जो फीचर्स हैं ऑफ रिवर फ्लड प्लेन, ये जो रिवर का फ्लड प्लेन है उसका एक फीचर है, ठीक है। डू यू नो, आप क्या आप जानते हैं, देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड, तो बहुत सारा छोटे छोटे हजारों वाटरफॉल वर्ल्ड में होंगे कम से कम, ठीक है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी इज दी एंजल फॉल इन दी वेनेजुएला, तो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है वो कौन सा है, एंजल फॉल है, वो कहाँ पे है, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पे है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, ठीक है। साउथ अमेरिका का जब आप मैप देखेंगे एटलस उठा करके तो वहाँ पे सबसे टॉप में नॉर्थ में जो कंट्री दिखेगा वेनेजुएला, तो वहाँ पे कौन सा फॉल है, एंजल फॉल है, इसको वाटरफॉल है जो एंजल वाटरफॉल, ठीक है। एंड द अदर वाटरफॉल आर नियाग्रा वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, तो नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पे है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है। एंड सेकेंड हाईएस्ट है वो, राइट।
अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। सो अफ्रीका कंटिनेंट का जाम्बिया और जिम्बाब्वे कंट्री के बीच में जब देखेंगे जो बॉर्डर बना हुआ है वहाँ पे कौन सा फॉल है, वहाँ पे नियाग्रा फॉल है, राइट, सॉरी विक्टोरिया फॉल है। और नियाग्रा फॉल कहाँ पे है, यूएस और कनाडा के बीच में, राइट। सो ये नियाग्रा फॉल का एक आपको पिक्चर है, इसको देखिए। और आप लोगों को पता होगा कि वाटरफॉल्स किस तरीके का आपने काफ़ी बार देखा भी होगा मूवीज़ में और जगह भी। तो ये एक वाटरफॉल का स्ट्रक्चर है और इस तरीके से वाटरफॉल बनता है। और ये एक रिवर प्लेन का कोर्स ऑफ रिवर प्लेन है, राइट, कोर्स मेड बाय द रिवर, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ। सो आगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको 2 पार्ट में मैं करूँगा। तो इस यहाँ तक आज हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी चीज़ें जो भी इस चैप्टर का पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, राइट। सो गाइज थैंक यू सो मच। आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसको मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा, राइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।